Now start the new unit. Unit 2. In the board exam, this unit carry the 9 marks. Carry the 9 marks. The marks divide is the following. 1 question 1 marks. 1 question 1 marks. And 2 questions carry the 1 marks. Next 2 marks questions. 2 marks question. And 2 question carry the 2 marks. 2 questions carry 1 marks. 2 question carry 2 marks. And the 1 question carry 3 marks. Your board paper divide into the following sections. Board paper divide into the following sections. The sections A carry 1 marks, section B carry 2 marks, section C carry 3 marks, section D carry 4 marks. So this unit carry maximum number included the all units. The marks is the 9 marks. In this unit include the following chapter. Chapter 5 to chapter 9. Chapter 5 to chapter 9, and this unit carry the 9 marks in board exam. Now the present we study the chapter 5. We study the chapter 5. The chapter name plant water relation. Plant water relations. Plants, their water and their relations. Now, so first of all, we explain the water word. We explain the water word. The water formula is the H2O. H2O, the water formed by the two molecules. The one molecule is the hydrogen and the second molecule is the oxygen. Two molecules combine to form the water. The water molecules, the molecules of the water molecules which is hydrogen and the oxygen are combined to each other by the cohesive force. Cohesive force. Between the water molecules present a force या present a bond. This is known as the cohesive. इनके बिटवीन में क्या प्रेजेंट आप ध्यान में रखोगे, हाई कोहेसिव एडहेसिव फोर्स प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, द सेकंड प्रॉपर्टी हाई स्पेसिफिक हीट. हाई स्पेसिफिक हीट. नेचर इज द हाई स्पेसिफिक. द pH of the water. The pH of the is the distilled water. If the distilled water pH is the 7. Distilled water pH is the 7. The distilled water not used for the drinking, only used in the laboratory work. The fresh water. The fresh water is potable water used for the drinking. The pH is 6.8 to 6.9. ठीक है, क्लियर. द pH डिस्टिल्ड वाटर pH 7 और फ्रेश वाटर 6.8 to 6.9. चलिए इतनी क्लियर होगी. मेन पॉइंट्स. द वाटर इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट. द बेस्ट सॉल्वेंट. वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है, तो आप ये ध्यान में रखोगे. सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा होता है, वाटर है सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है. द नेचर इज द पोलर नेचर. इजली से डिजॉल्व हो जाते हैं. अपन वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस डालेंगे तो वो इजली से क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे. इजली जो डिजॉल्व हो जाते हैं अपन उसको पोलर नेचर बोलते हैं. तो सम स्पेसिसिटी
quantity of the water, but is not important according to the board exam, only for the knowledge. Importance for the knowledge. Now we continue the chapter and some specific topic. एक टॉपिक्स और बता देती हूँ. देखिए आपको पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. जो सेल्स है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है. वर्ड है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म कंफ्यूज मत होना. एक वर्ड है प्रोटोप्लाज्म और एक वर्ड होता है प्रोटोप्लास्ट. दोनों में डिफरेंस है. देखिए प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल सेल, विदाउट सेल वॉल सेल. और द प्रोटोप्लाज्म इसका मीन्स होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. ठीक है. तो प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में ये डिफरेंस है. प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसका है? पुरकिंजे का दिया हुआ वर्ड. ये आप सबको पता है पहले से ही. तो प्रोटोप्लाज्म की जो नेचर है, एक सेल की जो नेचर है, उससे रिलेटेड अपन पॉइंट क्लियर करेंगे. वाटर के लिए इनकी नेचर कैसी होगी. तो आपको देखिए फर्स्ट जो अपन स्टडी करने जा रहे हैं, मेन जो टॉपिक ले रहे हैं स्टडी के लिए, वो टॉपिक रहेगा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन. ठीक है चलिए, है ना. फिर अपन ऑस्मोसिस की स्टडी करेंगे, इम्बिबिशन की स्टडी करेंगे. बट प्रेजेंट अपन किसकी बात करते हैं? डिफ्यूजन की बात करते हैं. अब आप देखिएगा कि एयर के जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं. करते क्या एयर पार्टिकल्स मूव? एयर में जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे तभी तो एयर ब्लो होती है. एयर पार्टिकल्स अगर मूव करेंगे तो मूवमेंट से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है. क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है. अब देखिए हमेशा जो मूवमेंट होगा वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा. तो द गैसेस पार्टिकल्स मूव ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ये कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके जो पार्टिकल्स है वो हाई से लो की तरफ मूव कर रहे हैं. तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोला जाता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं. एक रूम है, ठीक है, ये रूम है. इस रूम की सभी विंडो बंद है. यहाँ से अपन कोई भी विंडो का या गेट का कुछ पार्ट्स ओपन करते हैं और उसके पास में स्मोक को स्प्रे करेंगे तो आप क्या देखोगे? स्मोक कुछ ही टाइम्स में इस रूम के अंदर फिल हो गया. स्मोक है कुछ ही टाइम्स में इस रूम में क्या हो जाता है? फिल हो जाता है. तो इसका मीन्स क्या था? पहले तो रूम में स्मोक नहीं था, बट जब अपन स्मोक इस पोर में से पास करवा रहे हैं तो कुछ टाइम में जो रूम है फिल विथ द स्मोक. रूम में स्मोक पहले नहीं था तो मीन्स कंसंट्रेशन क्या है? कम है. मात्रा क्या है? कम है. बट यहाँ स्मोक क्या हो गया? मोर स्मोक हो गया. तो हाई से लो की तरफ, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. और देखिए और बताती हूँ मैं आपको. एक बीकर ले लिया. इस बीकर के अंदर आप यूज कर दो सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की फॉर्म में ले लिया वाटर. ठीक है, इसमें वाटर है. अब हम क्या करते हैं कि आपने केमिस्ट्री के अंदर CuSO4 देखा होगा. पार्ट क्रिस्टल फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होगा? जैसे अपने नमक होता है ना घर पे, क्रिस्टल फॉर्म में होता है. और इसका जो कलर होता है वो स्काई ब्लू है. स्काई ब्लू होता है. कॉपर सल्फेट. अब इस कॉपर सल्फेट के अपन एक चम्मच में कॉपर सल्फेट लेंगे और वाटर के अंदर इसको डिजोल्व कर देंगे. स्टिकिंग करेंगे, हिलाएंगे. तो आप क्या देखोगे? जैसे ही कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया,
वाटर का जो कलर पहले ट्रांसपेरेंट था और कलर कैसा हो गया इसका, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू हो गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ था कि जो वाटर के अंदर वो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स तो किसकी तरफ चले गए, कॉपर सल्फेट की तरफ, और कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स का आगे वाटर की तरफ आ गए। तो दोनों की ही कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो अपन क्या बोलते हैं कि डिफ्यूजन की डायरेक्ट डेफिनेशन क्या दोगे आप, द हाई कंसंट्रेशन molecules of the molecules move towards high concentration to the lower concentration is known as the diffusions। अब डिफ्यूजन्स की मैं बात करूं तो डिफ्यूज करने के लिए एक वर्ड तो मैं यूज कर दूं सॉल्वेंट, वाटर, एक मैं यूज कर दूं सोल्यूट, सॉल्वेंट सोल्यूट की तरफ जाएगा, सोल्यूट सॉल्वेंट की तरफ आएगा। ये दोनों ही आपस में क्या करेंगे, मूव करेंगे। द सॉल्वेंट मूव टुवर्ड्स द सोल्यूट। क्यों, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ वाटर कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और यहाँ वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो वाटर तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की मूव करेगा। यहाँ पे सोल्यूट जाता है और यहाँ है कम, तो सोल्यूट भी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमेशा मूवमेंट कहाँ होता है, हाई से लो की तरफ। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मीन्स अपन लेते हैं अमाउंट से लेते हैं। तो ना तो सॉल्वेंट सोल्यूट पे डिपेंड करता है, ना सोल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। बोथ आर नॉट डिपेंड टू ईच अदर, दे डिपेंड ऑन द सेल्फ कंसंट्रेशन, खुद की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करते हैं, ना कि एक दूसरे की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, फ्री डिफ्यूजन, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन भी बोलते हैं। The concentration of the solute and solvent not affect to the each other for the diffusions so known as the इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे विच, तो यहाँ पे आपको केवल डेफिनेशन ही देखनी थी और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, अपना माइंड है उसको ज्यादा वेस्ट नहीं करना, ओनली डेफिनेशन देखनी, डिफ्यूजन की डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन करेंगे विच फैक्टर अफेक्ट द डिफ्यूजन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए फैक्टर में फर्स्ट है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा। अभी देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनके बिटवीन में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी आएगी उनके बीच में, काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब देखिए अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब आपको ये पता है केमिस्ट्री के अंदर कि अगर हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। ये डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर देंगे तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। और समझिए ये सॉलिड है, सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन में इंटरसेलर स्पेस नहीं होता, ये आपको बात पता है। तो ये मालूम है ना कि सॉलिड पार्टिकल्स के बिटवीन में क्या नहीं होता, इंटरसेलर स्पेस नहीं होता है, डिफाइनेट शेप होती है इनकी, डिफाइनेट वॉल्यूम होता है। अगर सॉलिड पार्टिकल्स को हम टेम्परेचर दे, सॉलिड पार्टिकल्स को अगर आप क्या दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो टेम्परेचर देने से इनके बिटवीन का जो फोर्स है वो टूट जाएगा और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग। टेम्परेचर दिया तो पार्टिकल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए।
अब पार्टिकल्स आपको पता है सेपरेट है, तो पार्टिकल्स की तो नेचर ही मूव होती है। तो टेम्परेचर दिया, पार्टिकल सेपरेट हो गए, पार्टिकल सेपरेट है तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और पार्टिकल्स मूव करेंगे तो आपको पता है किधर मूव करेंगे, हाई से लो की तरफ जाएंगे। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर दिया, पार्टिकल्स मूव करेंगे, और पार्टिकल्स मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल और समझिए, एसी, सबको पता है एसी के बारे में, रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, रूम का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। अब हमने क्या चला दी, एसी चला दी, कुछ टाइम के बाद में आप क्या देखोगे, वो पूरा रूम ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ था कि जो कोल्ड जो पार्टिकल्स थे वो स्पेस के अंदर फैल गए। वो जितने ज्यादा फैलेंगे तो फैलना क्या होता है, डिफ्यूजन होना है। अभी सर्दी आएगी तो हीटर काम में लेंगे, तो हीटर को आप ऑन करते हो, कुछ टाइम के बाद में आप क्या देखते हो, जो पूरा रूम है वो गर्म हो जाता है। तो पहले गर्म नहीं था, पहले ठंडा था। जैसे ही पार्टिकल्स है वो हाई से लो की तरफ आने लगे, तो रूम भी क्या हो गया, वापस से गर्म हो गया। तो ये सभी एग्जांपल किसके, डिफ्यूजन के। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, ये आप ध्यान रखोगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट हो गया टेम्परेचर। सेकेंड अपन लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट एरिया, एक एरिया के अंदर अमाउंट कितनी है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट कितनी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे देखिए ये ऐसे है, एक तो यहाँ अमाउंट है, तो ये डेंसिटी हो गई, एक ये रूम ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये ज्यादा जगह को घेरेगा ऐसे। तो एक टाइप की डेंसिटी कितनी एरिया को कवर कर रहा है, एक टाइम में कितने एरिया को कवर करेगा, उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट एरिया। अब डेंसिटी में थोड़ा सा अलग है डिफ्यूजन की रेट, तो देखिए मैं लिखूंगी यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, सिंबल लगा दूंगी मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डेंसिटी पे क्या है, देखिए ये लीजिए, और मैंने ये थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपके फॉर्मूला से आप ज्यादा समझोगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखो डिफ्यूजन की रेट है वो 1 अपॉन क्या है, स्क्वायर रूट, आपको दिखाई दे रहा है क्या, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और देखिए इसे, यानी कि एक ज्यादा एक कम, अगर एक ज्यादा है तो एक कम होगा, एक कम है तो एक ज्यादा होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप ध्यान में रखोगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी वो डेंसिटी की स्क्वायर रूट के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे कई बार पूछ लिया जाता है, इफ डिफ्यूजन ऑफ गैस हाई डेंसिटी is less than the gas of the low density, डिफ्यूजन ज्यादा है तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी ज्यादा है तो डिफ्यूजन कम है, स्क्वायर रूट में डिफरेंस आएगा। क्लियर हो गया, ये बात आप ध्यान में रखोगे, अच्छा पॉइंट अच्छा है। फिर देखिए अगला क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, एक हो गया, सेकंड, थर्ड फैक्टर क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। तो आपको पता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हमेशा डिफ्यूजन प्रेशर, यानी आप मॉलिक्यूल्स ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर
हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। इसका एग्जाम्पल दो। सिलेंडर है, घर के अंदर काम में लेते हैं, उसके अंदर जो गैस अपन फिल करते हैं उसको हाई प्रेशर से फिल किया जाता है, बिल्कुल दबा दबा के अंदर फिल कर रखा है। अगर उसे थोड़ा सा मौका भी मिलेगा ना बाहर निकलने का, वो जस्ट बाहर निकलेगी। और किससे? प्रेशर से निकलेगी। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप बताओगे, देखो, मॉलिक्यूल्स ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू द प्लेस ऑफ देयर लो डिफ्यूजन प्रेशर। मोलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी हाई प्रेशर से, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा, आप ये मान लो कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो डिफ्यूजन ज्यादा होता है ना, तो वैसे ही प्रेशर ज्यादा हो। प्रेशर कब ज्यादा हो? जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमेशा कंसंट्रेशन या प्रेशर ज्यादा होने पर डिफ्यूजन भी क्या होता है? हाई डिफ्यूजन होता है। चलिए अब डिफ्यूजन के अपन क्या देखते हैं? यूज देखते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, क्लास में तो एक दिन में खत्म भी हो जाता, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है एक दिन में क्लास में होते तो। अब अपन बात करते हैं डिफ्यूजन के यूज। ठीक है, डिफ्यूजन के यूजेस देखिए, क्या यूजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही है कि जो गैस होती है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब ये टॉपिक देखिए प्लांट्स का है ना, तो अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द प्लांट्स बता देते। एनिमल का होता तो एनिमल कर देते, एक पॉइंट। सेकेंड, एक और किस में यूज में आता है? वाटर वेपोरेशन इन एटमॉस्फेयर, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी वाटर वेपर, वाटर वेपर। ठीक है, यानी डिस्पर्शन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, dispersions of water vapor in the atmosphere, थर्ड, अपन इसकी बात करेंगे और क्या यूज है? पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सोयल, पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इन द सोयल। ये लीजिए, इसके हो गए यूज। और यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया डिफ्यूजन का। चलिए अब छोटी छोटी डेफिनेशन और करवाती हूँ, मैं आपको करवा ही देती हूँ साथ साथ में। चलिए, एक टॉपिक लग रहा है इसी चैप्टर में आपके, परमिएबिलिटी। डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया। PEREMEBILITY, परमिएबिलिटी क्या है? ठीक है, टॉपिक क्या है? परमिएबिलिटी क्या है? तो परमिएबिलिटी अपन एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि परमिएबिलिटी इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली से पास हो सकते हैं, यानी कि एंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी हो सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी बोलते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे अपन परमिएबिलिटी की? द मैकेनिज्म ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, the mechanism of entry and exit of any substance in a cell depends on a specific property. In a cell depends on a specific property is known as the permeability। कि एक सेल से मोलिक्यूल्स एंटर भी हो रहे हैं, सेल से बाहर भी आ रहे, सेल से बाहर भी जा रहे और सेल से अंदर भी आ रहे। कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं करा, कभी भी आओ कभी भी जाओ। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप क्लास ले रहे हो तो ले रहे हो, वरना नहीं ले रहे। जैसे कई बार मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनको पता चलता है कि ऑनलाइन क्लास हो रही है तो वो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं, बाकी को कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए।
यानी यही तो है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं। अब जैसे गूगल मीट पे मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, है ना। आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैं ग्रुप के अंदर गूगल मीट की आईडी भेजूंगी, वो ओके कर लेंगे। उनको लगता है कि मैम पढ़ा रहे हैं तब तो ठीक, क्लास अटेंड कर ली, नहीं पढ़ा रहे एग्जिट हो जाते हैं। यानी मन की मर्जी, आए तो आए, ना आए तो वैसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको परमेबिलिटी बोलते हैं। और परमेबिलिटी एक सेल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, आप ये मान के चलो। अब परमेबिलिटी में देखिए अपन क्या क्या टॉपिक लेंगे, डेफिनेशन लिख दी परमेबिलिटी की। जैसे अब परमेबिलिटी के अंदर जैसे तो एक तो है परमिएबल, परमिएबल, ठीक है। अब परमिएबिलिटी, अब अंदर आएगा जाएगा कौन? सोल्यूट और सॉल्वेंट। परमिएबल किसके लिए? ये जैसे एक सेल है, तो ये सेल किसके लिए परमिएबल है? सेल परमिएबल्स हो सकती है सॉल्वेंट और सोल्यूट के लिए। सॉल्वेंट अपन किसको बोलते हैं? आप सबको मालूम है, द बेस्ट सॉल्वेंट वाटर, जिसमें डिजॉल्व किया जाता है, वो क्या होता है? सोल्यूट होता है। तो परमिएबल का मीन्स क्या होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए परमिएबल हो। यानी ये जैसे मान लीजिए सेल है, सेल में एक साइड में तो क्या है? सॉल्वेंट, और एक साइड में मैं कर दूं सोल्यूट। सॉल्वेंट भी जा रहा है, सोल्यूट भी जा रहा है, दोनों ही पास होते हैं। जब दोनों ही पास हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परमिएबल बोलते हैं। आप परमिएबल कैसे करोगे? देखो, द लेयर विच अलाउ मोलिक्यूल्स ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड द परमिएबल। ए लेयर क्या हो गया? A layer which allow passes both solute and solvent। कि एक लेयर है या एक सेल मान के चलो, एक लेयर ही लिखोगे, एग्जांपल करोगे बाद में तो, कि ए लेयर है ना, अलाउ बोथ पासेस सोल्यूट एंड सोलवेंट, दिस इज नॉन एज द परमिएबल। अब परमिएबल का द बेस्ट एग्जांपल इज द सेल वॉल, दोनों जा सकते हैं आर पार। चलिए एक हुआ कंप्लीट। सेकंड हमारा जो कंप्लीट रहेगा वो अपन बात करते, देखिए सोल्यूट, एक तो है सोलवेंट और एक है सोल्यूट। अब सॉल्वेंट तो पास हो रहा है, ठीक है, टू अलाउ द पास ऑफ सॉल्वेंट, बट सोल्यूट इज द लेस पास अलाउ, solvent is the more allow for the passes, and solvent is the more allow and solvent is the less allowed for the passes, ठीक है, is known as the differentially permeable, known as the differentially permeable, या अपन बोल सकते हैं selectively permeable, selectively permeable। बात समझ में आ गई ना, कि सॉल्वेंट तो ज्यादा पास होते हैं, सोल्यूट होते हैं पास लेकिन कम होते हैं, तो सिलेक्टिवली परमेबल। एग्जांपल हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, इसके एग्जांपल हो गए। चलिए फिर और देखिए, एक ऐसी मेम्ब्रेन आएगी जिसमें solvent completely pass, a layer allow passes the solvent but not allow passes the solute, not allow passes the solute, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल। एग्जाम्पल कर लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यही वापस आ गए, तो ये दोनों में ही आते हैं। अब एक होगा इम्परमिएबल, क्या होगा? इम्परमिएबल, नॉट गिव परमिट passes the both solvent and solute, both not passes
solvent and solute is known as the impermeable. Example, cork and cuticle. क्यूटिकल एंड कॉर्क। चलिए ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी। देखो, अगर दोनों पास हो सकते हैं, परमिएबल। सॉल्वेंट ज्यादा पास है, सोल्यूट कम पास है। डिफरेंशियली या सिलेक्टिवली, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट। सॉल्वेंट पासेस बट सॉल्यूट नॉट पासेस। कौन सी हो गई? सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल, ओब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट सोल्यूट बोथ आर नॉट पासेस। कौन सी हो गई? कोरक एंड क्यूटिकल। कोरक और क्यूटिकल कहाँ होते हैं? डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट और उनके स्टेम और लीव्स जो होगा उसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ना तो मिनरल्स पास हो पाते और ना ही वाटर पास हो पाता, क्योंकि डेजर्ट के अंदर अगर वाटर वेपर के फॉर्म में पास हो जाएगा तो प्लांट में वाटर की कमी हो जाती है। इसीलिए डेजर्ट प्लांट में लीव्स जो मॉडिफाइड हो जाती है कवरिंग विथ द क्यूटिकल। क्लियर हो गया ये बात? तो देखिए, हम लोगों ने डिफ्यूजन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस देख लिए। वीडियो से ही आपको नोट्स बनाने हैं, अलग से नोट्स नहीं दिए जाएंगे इस टॉपिक के। तो आज ही बता देती हूँ, इस टॉपिक के आपको वीडियो से ही नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे कुछ पॉइंट्स आपके पहले स्टडी कर भी चुके हो आप, तो ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी इतनी थी। क्लास को देखने के बाद में आप कमेंट्स करोगे कि हमने क्लास को देख लिया है, ठीक, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चल रहा है प्रेजेंट टाइम में एक्चुअली में तो कि 2-3 स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहे, रेगुलर क्लास ले रहे। मुझे पता ही रेगुलर स्टडी करे, रेगुलर क्लास करे, बाकी तो पता भी नहीं है कौन सा कहाँ है। ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी, अभी तक डिसाइड नहीं है कौन से टॉपिक हटेंगे। ये श्योर है हटेंगे, हटेंगे कौन सा ये हमें नहीं मालूम। तो अभी हमें जो हमारा जो सिलेबस है वही हमें स्टडी करना है, और इसमें कोई हार्म वाली बात है नहीं। भी हार्म वाली बात तो कब हो कि हम टॉपिक छोड़ दें और वो हटे नहीं, प्रॉब्लम तो तब होगी। तो हम तो कोई टॉपिक छोड़ के आ ही नहीं रहे, जो चैप्टर लिया उसका कंप्लीट स्टडी करें। तो आप लोग रेगुलर स्टडी कीजिए, क्लास अटेंड करने के बाद में आप बताओगे कि हम लोगों ने क्लास अटेंड कर ली है।